हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट यूनिट को देख सकते हैं। फर्स्ट यूनिट की पूरी वीडियोस, ऑल वीडियोस अवेलेबल हैं। और सेकेंड यूनिट की भी ऑल वीडियोस अवेलेबल हैं। जितने टॉपिक्स अब तक हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। सो आज की वीडियो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्पेशल कोरिलेशन मेथड्स के बारे में, और जिसमें कि हमने बाई सीरियल कोरिलेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और आई होप आपको अच्छे से वो क्लियर हो गया होगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन के बारे में। सो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, बाई सीरियल कोरिलेशन क्या है हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन से थोड़ा सा एडवांस लेवल का ये कोरिलेशन मेथड होता है। बस आपको एक एक लाइन में ध्यान रखना है कि बाई सीरियल को कहाँ यूज़ करते हैं, पॉइंट बाई सीरियल को कहाँ यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट को कहाँ यूज़ करते हैं, स्पीयरमैन को कहाँ यूज़ करेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन को कहाँ यूज़ करेंगे। ये सारे जितने भी कोरिलेशनल मेथड्स दिए गए हैं, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा कोरिलेशनल मेथड कहाँ पे यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा ये टेक्निकल है, इसलिए आपको ये जैसा है आपको एज इट इज़ इसको वैसे ही पढ़ना होगा। सो यहाँ हम देख लेते हैं पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन क्या होता है। सो यहाँ हम देखते हैं कि पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन भी एक पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड है, और इसे संक्षेप में RPBIS कहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि वास्तव में यह प्रोडक्ट मूवमेंट्स कोरिलेशन ही है जिसका व्यवहार एक विशिष्ट परिस्थिति में किया जाता है। मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन से मिलता जुलता सा हो सकता है, उसकी और इसकी अवधारणाएं मिल सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी खास परिस्थितियां होती हैं जहां पर कि हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को यूज़ नहीं करके पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन को यूज़ करेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके बाद हम इसके अजम्पशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर रेबर इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं, point by serial correlation is that correlation in which one variable is measured on a continuous scale and other is discolumns or two valued। तो यहाँ पर रेबर इसको डिफाइन करते हुए बतलाते हैं कि ये ऐसा ही कोरिलेशन होता है जहाँ पर कि दो वेरिएबल्स के बीच के कोरिलेशन को हम मेज़र करते हैं, जहाँ पर कि एक कॉन्टीन्यूअस होता है और जहाँ पर कि दूसरा जो होता है वो टू वैल्यूड हो सकता है। और आगे हम इसके अजम्पशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका व्यवहार RPBIS को वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर कि एक चर कंटिन्यूअस, दूसरा चर द्विभाजी होता है। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। सेम यही पॉइंट हमने RBIS में भी पढ़ा था, बाई सीरियल कोरिलेशन में भी पढ़ा था। दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे कि ये कहाँ पर उससे थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके उपयोग के लिए ना केवल आवश्यक है कि एक चर द्विभाजी हो, बल्कि यह भी आवश्यक है कि वास्तविक द्विभाजी हो तथा एक चर के दोनों मार्गों में वास्तविक रिक्ति हो। यहाँ पर ये बाई सीरियल कोरिलेशन से अलग हो जाता है, क्योंकि बाई सीरियल कोरिलेशन में हमने पढ़ा था कि एक वेरिएबल जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, दूसरा वेरिएबल द्विभाजी होगा, लेकिन वहाँ पर द्विभाजन अवास्तविक होगा। यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड से ही ये चेंज हो जाता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन में क्या होगा, यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स होंगे जिसमें कि एक वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होगा और दूसरा वेरिएबल द्विभाजी होगा, लेकिन यहाँ पर जो द्विभाजन होगा वो वास्तविक होगा। बाई सीरियल में क्या था, वो द्विभाजन अवास्तविक था, यहाँ पर द्विभाजन वास्तविक होगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। बाकी ऑलमोस्ट इसके सारे अजम्पशंस एक दूसरे से मैच करते हुए ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसके लिए द्विभाजी चर में प्रसामान्य वितरण की विशिष्टता आवश्यक नहीं होती है, और यह बात केवल RBIS पर लागू होती है। यहाँ पर आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जैसा कि हमने बाई सीरियल कोरिलेशन में पढ़ा था कि वहाँ पर जो डेटाज है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होना चाहिए, और क्योंकि ये एक पैरामेट्रिक स्टैट्स है, RBIS और RPBIS दोनों ही पैरामेट्रिक स्टैट्स हैं, और पैरामेट्रिक स्टैट्स की मेन जो चीज़ होती है वो यही होती है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पर डेटा बेस्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है
पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन एक ऐसा कोरिलेशन है जहाँ पर कि जो कि पैरामेट्रिक होते हुए भी यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर डेटा बेस्ड होने की बाध्यता नहीं है। मीन्स यहाँ पर अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी हो तो भी यहाँ पर चल जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट में भी ये बाई सीरियल कोरिलेशन से अलग है। आगे देखते हैं। इसके लिए n बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। बाई सीरियल कोरिलेशन में हमने क्या देखा था कि n बड़ा हो 25 एबव हो तो वहाँ पर बाई सीरियल को हम बहुत ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि n बहुत बड़ा हो, छोटा n हो तो भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं चर में द्विभाजन यदि अत्यधिक फैला हुआ हो अर्थात मध्यिका से दूर हो तो भी RPBIS ज्ञात करना उचित होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पॉइंट में भी बाई सीरियल से यहाँ पर ये डिफरेंट हो जाता है। पॉइंट बाई सीरियल, बाई सीरियल में हमने क्या पढ़ा था कि जो द्विभाजन होता है बहुत ज़्यादा वो उसमें वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो द्विभाजन होगा वहाँ पर जितना ज़्यादा फैला हुआ होगा, मतलब जो मीडियन है वो सेंटर से जितना ज़्यादा दूर होगा उतने ही अच्छे से RPBIS को कैलकुलेट किया जा सकेगा। तो अपने अलग अलग सिचुएशन से, कंडीशन से जहाँ पर कि हम इसको यूज़ दोनों को अलग अलग जगह पे यूज़ करेंगे। दोनों के अलग मेरिट्स भी हैं और दोनों के ही अलग अलग डिमेरिट्स भी यहाँ पर हम देखेंगे। सो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि पॉइंट बाय सीरियल ही एक ऐसा कोरिलेशनल मेथड है जो कि पैरामेट्रिक होते हुए भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अभिधारणा से ये मुक्त है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला इस प्रकार बतलाया गया है, RPBIS इज इक्वल टू MP माइनस MQ बाय SDT इंटू सिग्मा PQ। इसको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। RPBIS का मतलब है पॉइंट बाय सीरियल सहसंबंध, जिसको कि हिंदी में हम अंक द्विपंक्तिक सहसंबंध कहेंगे। और MP का मतलब है मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, MQ का मतलब है मीन ऑफ द सेकेंड ग्रुप, SDT का मतलब है SD ऑफ एंटायर ग्रुप, P का मतलब यहाँ पर हो जाता है प्रोपोर्शन ऑफ द सैंपल इन फर्स्ट ग्रुप, Q हो जाता है प्रोपोर्शन ऑफ द सैंपल इन सेकेंड ग्रुप। इसके कैलकुलेशन में ये पूरे फॉर्मूला को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और आगे हम इसकी कुछ मेरिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके कुछ एडवांटेज के बारे में हम देखेंगे। सो यहाँ हम देखते हैं जब एक चर सतत हो और दूसरा चर वास्तविक विभाज्य हो तो उनके बीच में कोरिलेशन को ज्ञात करने के लिए RPBIS ही बेस्ट होता है। मीन्स ध्यान में रखना है बाई सीरियल और पॉइंट बाई सीरियल दोनों में ही यही कंडीशन रखा हुआ है कि एक जो वेरिएबल होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, दूसरा वेरिएबल जो होगा वो द्विभाज्य होगा। बाई सीरियल में क्या हो जाता है कि जो द्विभाजन होगा वो अवास्तविक होगा, और यहाँ पर क्या है पॉइंट बाई सीरियल में क्या हो जाएगा कि जो द्विभाजन होगा वो वास्तविक होगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं, एकांश विश्लेषण के लिए RBIS की तुलना में RPBIS कहीं अधिक उपयोगी और विश्वसनीय होता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, पॉइंट बाई सीरियल से पहले बाई सीरियल कोरिलेशन को पढ़ते हुए हमने देखा था, वहाँ पर भी बतलाया गया था कि RBIS की अपेक्षा RPBIS ज़्यादा रिलायबल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह जो कोरिलेशन होता है वो प्रसामान्य वितरण के बंधन से मुक्त होता है। बिल्कुल यही एक ऐसा मेथड होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जो कि पैरामेट्रिक होते हुए भी पूरी तरह से पैरामेट्रिक कोरिलेशन के अजम्पशंस को फुलफिल नहीं करता। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं। गैरेट बतलाते हैं कि RBIS की तुलना में RPBIS को अधिक श्रेष्ठ और विश्वसनीय बतलाया है। मीन्स गैरेट ने भी बाई सीरियल की जगह पर पॉइंट बाई सीरियल को ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा एक्यूरेट बतलाया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, गैरेट ने इसे प्रतिगमन समीकरण के लिए भी उपयोगी बतलाया है। आगे हम पॉइंट पढ़ेंगे, आगे हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड होगा रिग्रेशन के बारे में। तो हम देखेंगे कि जब रिग्रेशन को कैलकुलेट करना होगा तो वहाँ पर बाई सीरियल की अपेक्षा पॉइंट बाई सीरियल ही वहाँ पर उपयोगी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके द्वारा मानक अशुद्धि को ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है। जो SD जो एरर, स्टैंडर्ड एरर जो होगा उसको यहाँ पर बहुत ही क्लियरली यहाँ पर डिफाइन करके उसको दूर किया जा सकता है। फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर n छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन भी ईजी हो जाता है और उसमें टाइम भी थोड़ा सा कम लगता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि आरबीआईएस की अपेक्षा आरपीबीआईएस का कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी होता है। आरबीआईएस का कैलकुलेशन बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब डेटा बहुत लंबा चौड़ा होगा, बिग एन होगा, लार्ज एन होगा, तो वहाँ पर कैलकुलेशन में भी हमें ज़्यादा टाइम लगेगा और कैलकुलेशन भी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिव होता चला जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एन छोटा होता है, स्मॉल होता है, इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, कम मेहनत लगती है और कैलकुलेशन भी बहुत ही ईजिली हो जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिव नहीं होता है। और आगे हम देखते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में बतलाया गया है। इस विधि का व्यवहार ऐसी परिस्थिति में करना संभव नहीं है जहाँ पर कोई भी चर द्विभाजी नहीं हो। क्योंकि इतने सारे अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेथड्स बतलाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर सबको यूज़ करने का एक अलग अलग जगह डिफाइन किया गया है। तो जहाँ पर कोई भी वेरिएबल द्विभाजी नहीं होगा वहाँ पर हम पॉइंट बाय सीरियल को यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस विधि का उपयोग ऐसी परिस्थिति में करना उचित नहीं है जहाँ किसी एक चर में बाधित विभाजन हो। मीन्स यहाँ पर जो द्विभाजन है वो वास्तविक होना चाहिए। अवास्तविक द्विभाजन अगर होगा तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक ही आंकड़े के लिए आरबीआईएस से आरपीबीआईएस का मान कम होता है, किंतु डॉनी और हेथ ने इसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं बतलाया है। मतलब एक ही तरह के डेटा पर अगर हम इसको दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर जो है आरपीबीआईएस की वैल्यू कम हो जाएगी, वहाँ पर आरबीआईएस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसको डाउनी और हेथ ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस पॉइंट को नहीं देते हैं। तो सबका अपना अलग अलग कैलकुलेशन मेथड है, सबका अपना अपना एक अलग साइंटिफिक वे है। सो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है पॉइंट बाय सीरियल। आई होप आपको दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके अलावा वीडियोस तो आप देखें ही देखें, अगर आपके पास बुक हो तो बुक के लास्ट में जो चैप्टर के लास्ट में जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, आप उसको करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है और आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।